जनरल बात बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है श्योर शॉट ऐसा ही होगा। इंडेमनिटी से ज्यादा क्वेश्चन गारंटी से आने की संभावना होती है, मतलब इसको भी करना है क्योंकि आजकल सरप्राइजेस मिलने लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया कि ज्यादा इसमें से आएंगे तो हम तो ये छोड़ के ही चले जाएंगे, ना ना ना, ये ब्लंडर मत करना। अब से एग्जाम में पिछले 1 साल से ऐसा हो गया है दैट बच्चा पहले सोचता था ना मैं ये पार्ट करके चला जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ये 2 पार्ट छोड़ देता हूँ ना। पेपर स्प्रेड हुआ आ रहा है फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, पेपर स्प्रेड हुआ आ रहा है, सेम इन फाउंडेशन सेम इन इंटर। इसलिए कुछ छोड़ने का रिस्क तो आप ले ही नहीं सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी, अभी ठीक है आप लोग के पास में आई बिलीव मतलब नवंबर दिसंबर 15, दिसंबर 10, दिसंबर 15, जिसके भी जब भी प्री बोर्ड्स चालू हो रहे हैं, फाइन, अभी आपके पास में 10-15 दिन का टाइम और है। कोशिश करो अपना कोई ना कोई चीज उठा के और रिवीजन करने की। जब तक तुम एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार कोर्स नहीं किए हुए होगे, फॉर एग्जाम्पल एक बार तो मैंने कराया है और 2 बार तुमने खुद ने नहीं किया है, लिख लिख के या जिस भी तरीके से तुमको समझ में आता है, लिख के पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना के, लिखे बिना करोगे तो सेंस नहीं है। 2 बार जब तक खुद ने रिवाइज नहीं किया है तब तक भूल जाना कि मतलब है ना पास होने के चांसेस बनेंगे। तो ये कब करोगे, थोड़ा अभी कर लो, थोड़ा अपने प्री बोर्ड्स के बाद में कर लेना। ठीक है, प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स के बाद में जो भी है, जैसे भी तुमको समय मिले तब कर लेना। ये पोर्शन करना जरूरी है। ये इस तरीके से चलिए। तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी चालू करते हैं। क्वेश्चंस आते हैं भैया, हाँ, भले ही गारंटी से कम आए पर आते हैं, और जिस दिन आएंगे उस दिन ये अपने पास या फेल होने में इट विल बी वेरी रेस्पॉन्सिबल पार्ट। चलिए भाई, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दक्ष अग्रवाल पढ़ना शुरू कीजिए। और उससे पहले कनव, जश, जिस सुहान गोयल, जिसने भी अपने वीडियोस ऑन नहीं किए हैं वो प्लीज कर लीजिए। चालू कर भाई। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब बताया था, टू मेक गुड द लॉसेस, टू मेक गुड द लॉसेस caused by the conduct of the party itself or by the conduct of any third person is the contract of indemnity। पढ़ना स्टार्ट कर दो। Indemnity equals to security against loss or to make good the losses or to compensate the party who has suffered some loss. ठीक Contract है, of Indemnity, Section 124. It is a contract by which one party promises to save the other from the loss caused by him by first the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. ठीक है। सर एक्स ने वाई को के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि एक तो होता है जो मैंने आपको कल इंश्योरेंस का एग्जांपल बताया था ना कि सर यदि इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी थर्ड पार्टी आपको आके आपकी गाड़ी को ठोक के चली जाती है जिससे आपको नुकसान हो जाता है या आपको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, तो वी प्रॉमिस टू मेक गुड द लॉसेस। तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ, विच इज कॉज ड्यू टू कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, नॉट द प्रोमिसर हिमसेल्फ। प्रोमिसर इंश्योरेंस कंपनी या इंडेमनिफायर is promising the indemnified to indemnify him। क्या शब्द यूज लिए मैंने, indemnifier, indemnified और indemnification। ठीक है, 3 टर्म्स काम लिए। इंडेमनिफायर कौन, जो दूसरे आदमी को इंडेमनिफाई करता है, प्रॉमिस करता है टू मेक गुड द लॉसेस। इंडेमनिफाइड कौन, जिसको ये लॉस के अगेंस्ट ये जो इंडेमनिफिकेशन मिला हुआ है, द पर्सन हु हैज बीन प्रॉमिस टू मेक गुड द लॉस, सर दैट पर्सन इज इंडेमनिफाइड। और इंडेमनिफिकेशन इज कॉन्ट्रैक्ट, तो इंडेमनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिफिकेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है सर। तो सर पहला तो एग्जांपल हो गया कि सर कॉस्ट ड्यू, इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर एक्स को इंडेमनिफाई किया फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू इट्स व्हीकल ड्यू टू कंडक्ट ऑफ एनी थर्ड पर्सन और एनी थर्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो सर कोई आके ठोक के चला गया तो हम आपको मेक गुड द लॉस करेंगे व्हीकल का। तो सर इंडेमनिफायर कौन, इंश्योरेंस कंपनी, इंडेमनिफाइड कौन, एक्स, और इस पूरी प्रोसेस को इंडेमनिफिकेशन। ये तो हो गया तीसरी पार्टी की गलती के कारण आपको कोई नुकसान हो जाता है उसके लिए इंडेमनिफिकेशन। एक होता है
कि सर पार्टी खुद आपस में कि सर मेरे कारण यदि आपको कोई लॉस हो गया है तो आई विल मेक गुड द लॉस। कैसे? कि सर मान लो हमारे ऋचा जी ने पढ़ाई की खूब सारी, ओके सर, इनका 18th बर्थडे आ रहा है, उस पे इन्होंने डिसाइड किया आई वांट टू बिकम अ बिल्डर, सो मैं 18 माले की एक बिल्डिंग बनाऊंगी, क्योंकि मेरा 18th बर्थडे है इसलिए तो मैं 18 माले की एक बिल्डिंग बनाऊंगी। ठीक है, बिल्डर से संपर्क किया ऋचा ने, हाँ भी ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, अब बिल्डर ने कॉस्ट बोली कि सर हर माले का मेरे को 10 लाख रुपए चाहिएगा, तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए में ये टोटल सौदा तय हुआ। ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख रुपए में ये सौदा तय हुआ। ठीक है, अब सर लेकिन ऋचा ने कहा कि देखो ऐसा है, यदि तुमने बिल्डिंग सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की बना दी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की बना दी, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, लोग मेरे इस बिल्डिंग में फ्लोर लेना या फ्लैट लेना पसंद ही नहीं करेंगे। तो सर उसने कहा यू नीड टू इंडेम इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट, शी सेड यू नीड टू इंडेमनीफाई मी for any substandard quality construction, substandard quality construction जो मुझे बाद में सही कराना पड़े या फिर उसके कारण मुझे कोई नुकसान हो जावे। तो सर बिल्डर ने इंडेमनिफिकेशन क्लॉज भी माना कि ओके यदि मैं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी कहीं पर भी गलती से आ जाती है उसके लिए आई विल मेक गुड योर लॉसेस। ठीक है, तो ऐसे भी काम आता है। सर ऋचा ने या देवांश ने एक फैक्ट्री खोली, तो मिस्टर राम से कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि सर आप मुझे माल सप्लाई करेंगे 1 टन रॉ मटेरियल, ये भी वो जो भी चीज है उसका इतने इतने रुपए में माल सप्लाई करेंगे। यदि आपने मुझे माल सप्लाई नहीं किया, उसके कारण मुझे कोई लॉसेस हो गए, जैसे मार्केट से कोई महंगा खरीदना पड़ा वगैरह वगैरह, तो वो सब आप या फिर मेरे को कोई थर्ड पार्टी को या फिर कोई भी दूसरे लॉस हो गए मेरे को, आपने टाइमली माल सप्लाई नहीं किया उसके लिए, तो you need to indemnify me for all the losses which I would draw probably these। ठीक है, तो या फिर उसके कारण जो होता है, तो इंडेमनिफिकेशन क्लॉज साइन किया है, तो सर जिस जिस हिसाब से इंडेमनिफिकेशन क्लॉज की क्लैरिटी होगी उस हिसाब से मिस्टर राम को देवांश को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर क्या हो रहा है इन दोनों एग्जाम्पल्स में, लॉस किसकी कंडक्ट के कारण हो रही है सर? पार्टी के खुद के कंडक्ट के कारण हो रही है, जो वो दूसरे को उसके लिए इंडेमनिफाई करेगी यदि कोई है तो दोनों तरीके से सर, थर्ड पार्टी से भी लॉस हो रहा है उसके लिए भी वो इंडेमनिफिकेशन कहलाता है, खुद पार्टी के कंडक्ट के कारण भी उसके लिए भी तो इंडेमनिफिकेशन कहलाता है। दोनों तरीके से हो सकता है। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो एवरीवन। यस सर। देवांश भैया कहाँ चले गए? कनव भैया भी भाग गए, कहाँ चले गए? इधर ही हूँ सर। अरे इधर ही है तो दिखता क्यों नहीं है? हम्म। सुहान गोयल साहब को तो रात को अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग करनी है तो अपना नेट पैक बचा रहे हैं सुहान गोयल साहब? सर 1 मिनट खोल लो। क्या है, जब तक तुम लोग को दो चार डायलॉग नहीं पड़े ना, तुम लोग क्या है सीधे सीधे अपना ऑन नहीं करते हो वीडियो। हम्म। या फिर मुझे है ना श्रेया कर्नावट को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, जब जब मिले मेरी तरफ से एक दो वो लगा दे अभी सबके। ठीक है, ऐसा मत करो, वीडियो ऑन रखो। चलो भाई पढ़ना स्टार्ट कर आगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये पढ़ लिया अपन ने। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। इंडेमनिफायर कौन? इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कौन? समझ लिया? पढ़ ले भाई। Indemnifier, the party who promises to indemnify or save the other party from the loss. हम्म। An indemnified or indemnity holder, the party who is promised to be saved against losses. सिंपल है। अच्छा, ये थोड़ा सा स्पेशल एक सिचुएशन है। एक मिनट, हाँ, ये थोड़ी सी स्पेशल, एक बार पढ़ ले नोट 1, यदि बाद में अभी समझाने की जब भी सिचुएशन आएगी मैं समझा दूंगा। नोट नंबर 1 पढ़ ले। नोट नंबर 1 और Note नोट 1. नंबर 2 को शायद साथ में पढ़ना रहेगा, ध्यान करना। Okay, sir. Note 1. Section 124 covers only a unique situation wherein losses caused by only a person is covered. An accident which is not caused by any person or which is caused by an act of God or natural event is not covered. एक फिल्म आई थी, Note एक फिल्म आई थी
OMG, ओ माय गॉड करके, अक्षय कुमार और परेश रावल की देखी थी, फर्स्ट पार्ट उसका देखा था, अक्षय कुमार एंड परेश रावल। सेकंड पार्ट अभी कोई आया है, बट उससे ज्यादा अच्छा मतलब फर्स्ट पार्ट था। देखा है आप लोगों ने? तो उसमें क्या होता है कि सर किसी की बिल्डिंग या वो कोई एक्ट ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं ना, फ्लड्स हुए या फिर बारिश इतनी ज्यादा हो गई, फ्लड्स हो गई, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, उससे किसी को नुकसान हो रहा है, तो वो इस डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा था। सर कब का बना हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की? सर 1872 का बना हुआ है। तो उसमें जो डेफिनेशन बनाई थी उस समय के लॉ मेकर्स ने, उसमें एक्ट ऑफ गॉड वाली चीजें कवर नहीं हो रही थी। कैसे? कि सर सेक्शन 124 की लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय एनी पर्सन। देखो, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि आपको जो लॉस हो रहा है ना, वो किसी न किसी एक आदमी, ह्यूमन बीइंग, आदमी मतलब बोथ मेल फीमेल, ह्यूमन बीइंग के कारण हो रहा है, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। पर्सन के कारण होने वाले लॉसेस कवर किए जा रहे थे, ये इसका इंटरप्रिटेशन निकलता था। ठीक है सर? तो सेक्शन 124 कवर्स ओनली a unique situation wherein loss caused by only a person is covered. An accident which is not caused by any person, जो जिसमें किसी पर्सन का हाथ नहीं था, कोई गाय ने आके तुम्हारे व्हीकल को टक्कर मार दी तो वो पर्सन थोड़ी है। और विच इज कॉज्ड बाय एन एक्ट ऑफ गॉड, जैसे कि बारिश, अर्थक्वेक, वो उसमें कवर नहीं थे, क्योंकि डेफिनेशन में तो पर्सन है। और लॉ में छोटी छोटी बारीक पॉइंट्स को पकड़ के आप अपने क्लाइंट को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो कभी किसी गाय से एक्सीडेंट हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल, तो लॉयर ने इंटरप्रेट किया जज के सामने, देखो कानून में तो पर्सन लिखा है, गाय के लिए तो लिखा ही नहीं है, तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी क्यों इनको देवे। अब इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल, लॉ को, ये लॉ को कैसे पकड़ते हैं देखो, और अपने को कैसे बचाते हैं। एक जने ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि सर कंबस्चन के कारण, कंबस्चन के कारण जो भी नुकसान होगा वो कवर किया जाएगा। कंबस्चन के लिए आग लग के फ्लेम लगना जरूरी है या नहीं है? फ्लेम आना जरूरी है ना, ऑक्सीजन वगैरह। सर कई कंबस्चन ऐसे होते हैं जिसमें फ्लेम जो है वो एक पैक्ड चैम्बर में फ्लेम नहीं बनती, पर अंदर ही अंदर सब कुछ गल जाता है। ठीक है, कई कंबस्चन ऐसे भी होते हैं। तो चूंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में वर्ड कंबस्चन यूज लिया हुआ था, जो कि हुआ नहीं था सीन पे, वो एक पैक्ड प्रेमाइसिस था जिसमें ऑक्सीजन के कारण नहीं और दूसरे कारण से, शॉर्ट सर्किट के कारण से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। तो कंबस्टन तो हुआ नहीं था, आग मतलब अंदर जल के राख हुआ था, बट इट वाज समहाउ सम टेक्निकली विदाउट कंबस्टन। तो इंश्योरेंस कंपनी जीत गई इस मामले में। सर तुम्हारे घर का कोई थेफ्ट इंश्योरेंस की बजाय वो तुमको बर्गलरी इंश्योरेंस देंगे। ठीक है? सर थेफ्ट में क्या होता है, फोर्स्ड एंट्री होती है। फोर्स्ड एंट्री, इतनी छोटी पॉइंट्स, थेफ्ट को कैसे डिफाइन किया? सर कोई दरवाजा तोड़ के फोर्स्ड एंट्री हुई होगी। ठीक है? तो इतनी छोटी छोटी बातों पे खेल जाते हैं। लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रेटिंग इट। जब आप छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, बस आपको लॉ का एक फेसेट बता रहा था मैं, ज्यादा डिटेल में मत जाओ अब। तो सर पर्सन के कारण, क्योंकि डेफिनेशन में पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन के कारण ही जो लॉस हो रहा है वही कवर होगा। ठीक है सर? तो पहले ये था कि सर एक्ट ऑफ गॉड या फिर जो पर्सन नहीं किसी दूसरी चीज के द्वारा हानि हो गई वो कवर नहीं होगा। लेकिन सर इन 1942 एक केस आया, गजानन मोरेश्वर मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन, इसने इस चीज को चेंज कर दिया ना। एक्ट कब का बना हुआ है सर? 1872 का। यस सर। तो गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन में कोर्ट ने इस चीज को चेंज किया। पढ़ भाई नोट नंबर 2। But in case of Gajanan Moreshwar versus Moreshwar Madan, 1942 decision is taken on the basis of English law. As per English law, indemnity means promise to save another harmless from the loss. Here it covers very loss, whether due to negligence of the promisee or by the natural calamity or by accident. ठीक है? वहां पर जो गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन है, उन्होंने कहा नहीं यार, ये एक एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन है इंडेमनिटी का वर्ड का। हम तो
कहाँ से उठा, अपने लॉस कहाँ से बने हुए हैं कि सर इंग्लिश लॉस से बने हुए हैं, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूल चलता था। कॉलोनियल रूल मतलब अंग्रेजों के जमाने का अंग्रेजों का रूल चलता था कॉलोनी का। ठीक है सर। तो सर उन्होंने कहा नहीं, हम इंग्लिश लॉ के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। तो इंग्लिश लॉ के हिसाब से फिर अब क्या हुआ कि सर नहीं, दूसरे भी कवर होंगे भाई। सो डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ के हिसाब से इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है, प्रॉमिस टू सेव अनदर हार्मलेस फ्रॉम लॉस। जिस जो मैं तुमको हर बार बोलता हूँ ना, टू मेक गुड द लॉस, इससे मतलब नहीं है किससे कॉज हुआ, खुद आदमी से हुआ, थर्ड पर्सन से हुआ, जानवर से हुआ, नेचुरल कैलामिटी से हुआ ना, इससे मतलब नहीं है। सो इंडेमनिटी मीन्स सॉरी indemnity means promise to save another harmless from loss. It covers every loss, whether due to negligence of the promisee or by natural calamity or by accident. ठीक है, ये कॉमन लॉ की चीज है। कॉमन लॉ क्या होता है, जिन्होंने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ा हुआ है उनको ध्यान होगा कि कॉमन लॉ क्या होता है। जिसने नहीं कवर किया उसने नहीं किया, सिंपल। चलिए, तो ये हो गए। तो सर अब तो सब कवर होती है, पहले बहुत ही वो कहते हैं ना सब स्टैंडर्ड व्यू लिया था, अब बिल्कुल स्टैंडर्ड व्यू हो गया है। एग्जाम्पल वन पढ़ भाई इंडेमनिफिकेशन का। Mr. X contacts with the government to return to India after completing his studies, which were funded by the government at University of Cambridge, and to serve the government for a period of 5 years. If Mr. X fails to return to India, he will have to reimburse the government. It is a contract of indemnity. ठीक है, कई बार सरकार भी अपने कर्मचारियों को सेबैटिकल लीव देती है। सेबैटिकल मतलब समझते हो ना कि सर इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपने अंदर पढ़ाई करने के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए न केवल लीव देती है, पर उनको वो भी देती है, फंड भी करती है इस चीज के लिए। तो सर मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया, साथ में क्लॉज डाल दिया उस कॉन्ट्रैक्ट में, भैया 2 साल वहां पढ़ लेना यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, उसके बाद में इंडिया रिटर्न करके मिनिमम 5 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तुमको आ, सेवा देनी है अपनी, बीच में छोड़ नहीं सकते, मिनिमम 5 इयर्स तुमको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी टर्म्स एंड कंडीशंस में हम आपकी पढ़ाई फंड कर रहे हैं। ओके सर। मिस्टर एक्स इंडिया वापस नहीं आए तो फिर उनको गवर्नमेंट, उसमें क्लॉज लिखा हुआ था कि यदि आप नहीं आए तो आप ये जो भी पैसा, जो भी हमने आपको फंड किया है, ये आप हमको इसके लिए इंडेमनिफाई करेंगे। हमारा लॉस हो जाएगा ना, आप वापस नहीं आएंगे तो यू विल मेक गुड द लॉस इफ यू डोंट रिटर्न। ठीक है, सो ये क्या है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, इंडेमनिफायर कौन, मिस्टर एक्स, इंडेमनिफाइड कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। A contracts to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of rupees 5,000. This is a contract of indemnity. ए ने बी को इंडेमनिफाई करने का वादा किया कि सी तेरे अगेंस्ट 5,000 रुपए तक का कोई भी एक्शन लेता है तो उसके लिए मैं तेरे को इंडेमनिफाई करूँ, है ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। विदुष बोल क्या हुआ। और वो जो केस लॉ था उससे मतलब मेन चीज क्या हो रही थी, उसकी डिटरमाइन क्या हो रहा था उससे, वो मेन मेरे को केस नहीं ये हुआ, समझा। उस मोरेश्वर मदान वाले केस से गजानन मोरेश्वर वाले केस से पहले क्या होता था कि केवल किसी आदमी ने नुकसान पहुंचाया उसको कवर करने की बात इंडेमनिटी में होती थी, इंडेमनिफिकेशन में होती थी। लेकिन बाद में इंडेमनिफिकेशन में कोई भी चीज से नुकसान हुआ उसको कवर करने की बात कवर अप होने लग गई उस केस के बाद। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ गए। X may agree to indemnify Y for any loss or damages that may occur if a tree on Y's neighboring property blows over. If the tree then blows over and damages Y's fence, X will be liable for the cost of fixing the fence. ठीक है, सर एक्स ने वाई को इंडेमनिफाई किया कि सर ये बाहर एक पेड़ लगा हुआ है या एक पेड़ लगा हुआ है मेरी प्रॉपर्टी में, उसके कारण ये कभी तेरे ऊपर गिर जाए और तेरे को लॉस होता है, आई विल इंडेमनिफाई यू। ठीक है, और सही में ऐसा हुआ, उसकी कोई फेंस वेंस दीवार विवार टूट गई उस पेड़ के गिरने से, तो एक्स विल मेक गुड द लॉस, उसने वाई को इंडेमनिफाई किया हुआ है। ठीक है, सिंपल है ना, बहुत इजी है यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन बी आइदर एक्सप्रेस और कैन बी इम्प्लाइड। तो इसमें कोई नई बात है क्या, कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, दे कैन बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, नई बात नहीं है, कैसे भी बन सकते हैं। सेकंड,
सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर जनरल प्रिंसिपल्स का चैप्टर 1 करते हुए अपन ने पढ़ा था ना, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं कि सर 11 होते हैं, कि सर 6 तो सेक्शन 10 के अंदर कवर हो जाते हैं, और 5 जो है वो जो सेक्शन 10 में नहीं और बाकी के पूरे एक्ट से हमने उठाए हुए हैं। तो 11 तरीके के जो है ना, कि है ना ऑफर होना चाहिए, ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह, कि सर दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा डिक्लेयर किया हुआ। तो ये सब क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो इसलिए सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वहां भी होने चाहिए। बोलो आंसर लू। सर इसमें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का एग्जांपल दो। इसमें एग्जाम्पल की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे? कि देख एक्स वाई को माल सप्लाई किया करता था, ठीक है, पहला कॉन्ट्रैक्ट। ये लोग हर बार क्या करते थे कि सर एक्स ने वाई को इंडेमनीफाई किया हुआ है कि यदि माल में कुछ खोट निकल जाएगी तो मैं उसके लिए आपको इंडेमनीफाई करूंगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट सर साल ये जनवरी में बना, ओके सर। सेम तरीके का कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में बना, फिर आगे बोलने की जरूरत नहीं थी, मार्च में भी वैसा ही बना, अप्रैल में भी वैसा ही बना। अब इन्होंने सीधा ऑर्डर कर दिया, हाँ भाई भेज दो। तो सर ये जो पास्ट डीलिंग्स हैं उससे अपने आप इम्प्लाइड वे में ये बात है कि कोई गलत माल भेजा तो उसके लिए एक्स वाई को करेगा इंडेमनीफाई, भले ही बोला हुआ नहीं है तो भी, थ्रू एक्शंस। ठीक है, चलिए। अरे यार ये एंसल है ना, बस इतना बोलना बहुत है, अभी सोचने का काम एंसल का होना चाहिए कि सर इम्प्लाइड ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब तू जनरल प्रिंसिपल्स पूरे कर चुका है, इसलिए इतना भार तू ले सकता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो भाई। Example 4. A asks B to beat C, promising to indemnify him against the consequences. The promise of A cannot be enforced because the object of the agreement is unlawful. ठीक है, हमारा जो जश शाह है उसने एंसल के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया। क्या? एंसल तू एक काम कर, मेरा एक जानी दुश्मन है कनव, ठीक है, तू उसकी ठुकाई करके आ, और बदले में वो तेरे पे जो भी केस करेगा उसके लिए आई विल इंडेमनीफाई यू, आई विल इंडेमनीफाई यू। ठीक है, आई मेक गुड द लॉसेस। तेरे को कहीं भी पुलिस स्टेशन में या कहीं भी जमानत के लिए पैसे लगेंगे, कोर्ट फीस लगेगी, वकील लगेगा, आई विल इंडेमनीफाई। सर क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, इसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं सर, जश और एंसल के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो क्या ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर। कॉन्ट्रैक्ट की तो पहली रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए। क्या इसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन वाला एसेंशियल एलिमेंट पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है सर पूरा। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं सर। बेचारा एंसल जाके ठोक के आ गया, पुलिस पकड़ के ले गई, जज शाह ने आया ही नहीं बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आया, इसने कोर्ट में इसे एनफोर्स कराने की कोशिश की, कोर्ट बोला भैया ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एंसल ठुकाई करने से पहले लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए थी, नहीं तो तुम्हारी ठुकाई हो जाएगी। ठीक है फर्नांडिस, ध्यान मेरी तरफ। हाँ सर। ठीक है, ध्यान दूसरी तरफ बाद में, अभी नहीं। पूरा 23 घंटे पड़े हैं दूसरी तरफ ध्यान देने के लिए। ठीक है रे, चलिए। जो भी डिस्टर्ब कर रहा है या तो मेरे से बात करा दे, आजकल बहुत डिस्टर्ब होता है तू। चलो आ जाओ। हाँ, जज शाह कहाँ चला गया? हाँ, जज शाह कनव को ठुकवा, यहाँ पे ही हूँ सर। कनव को ठुकवाएगा तो नहीं तू? पक्का है ना? सर मेरा तो बेस्ट है। ओह ठीक है, याद रखना ये बात हो। चलो आ जाओ, हाँ ये एग्जाम्पल याद रखना सब जने। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन, all contracts of insurance necessarily contracts of indemnity? क्या इंश्योरेंस वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी होते हैं? मैंने कहा था ना आपको,
लाइफ इंश्योरेंस को लेके थोड़ा सा पंगा है, अपन ने थोड़ा सा रेफरेंस पहले भी देखा था कि सर लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ा सा अलग बात है। बाकी जो जनरल इंश्योरेंस है, जैसे गाड़ी का, फायर का, थेफ्ट का, जो नॉन लाइफ वाले हैं, वो सब तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। हमारे जैसे कि हमारे सुहान गोयल ने, बाकायदा ये मेजर आदमी हो गए, तो इसने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली कि कोरोना जैसी बीमारियां पता नहीं कभी भी आती रहती हैं, तो क्यों ना अपने और अपने परिवार के लिए एक स्टार हेल्थ की पॉलिसी ले लें, जहां इसने फैमिली को 10 लाख रुपए तक के हॉस्पिटलाइजेशन तक के लिए कवर अप करवा दिया कि इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आप मेरे को 10 लाख रुपए तक का रिइंबर्समेंट करेंगे। 10 लाख रुपए कहाँ उड़ जाते हैं आजकल, पता ही नहीं लगता है हॉस्पिटलाइजेशन के केस में। ठीक है, तो सर करवा लिया। क्या ये इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है? 100% कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इट्स अ नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ जिसको बोलते हैं ना, उसमें सर बहुत सारी, मतलब लाइफ के अलावा सारी चीजें, जैसे कि कार का इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, सब आ जाता है। ठीक है सर, यही सुहान गोयल ने LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से ये ऐसा एक एग्रीमेंट किया कि मैं तुमको प्रीमियम पे करूंगा हर साल 20,000 रुपए का, और इन केस ऑफ माय डेथ मेरे नॉमिनी जो मेरी वाइफ है, उनका नाम ये है, उनको आप एक मुश्त 50 लाख रुपए पे करेंगे। तो ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया ना सर। इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या नहीं। जनरल इंश्योरेंस वाला तो है। सो आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? कि सर जनरल तो है, ठीक है, लाइफ है कि नहीं, आओ पढ़ते हैं। आंसर देख भाई, पढ़ भाई। A contract of fire insurance or marine insurance, etc., is always a contract of indemnity, but there is no contract of indemnity in the case of contract of life insurance. लाइफ इंश्योरेंस के उसमें देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सर कैसे, क्यों सर? उसमें भी तो मेक गुड द लॉसेस करना। ना 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 ना। यदि सुहान गोयल, सुहान अदरवाइज मत लेना, यदि सुहान गोयल की डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद में आप किसी का मेक गुड द लॉस कर सकते हो क्या? ना, ये तो मर गया, तो अब इसका कैसे मेक गुड द लॉस करोगे? ना, हो ही नहीं सकता। इसलिए हाँ, आप इसके परिवार वालों की मदद कर रहे हो, बट यू कैनॉट मेक गुड द लॉस। ठीक है, सो barring life insurance, every other kind of insurance which is general insurance is कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है। क्वेश्चन छोटा सा है पर आ सकता है, जिसने डिटेल में स्टडी करी वो नंबर लेके निकल जाएगा। कारण समेत समझा देना, जैसे मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, 124 पूरा कर लिया। नेक्स्ट क्या आ रहा है कि सर राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं, आ जाओ। The promisee is the promisee in a contract of indemnity, acting within the scope of his authority, is entitled to recover all the damages plus cost plus compromise from the promisor or indemnifier, all the damages which he may be compelled to pay in any suit, all the costs which he may have been compelled to pay in bringing or defending the suit, or all the sums which he may have paid under the terms of any compromise of suit. देखो, मान लो मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को कुछ माल सप्लाई करना था, ठीक है, जो कि एक रेयर अर्थ मेटल था। रेयर अर्थ मेटल की अभी कहानी सुन रहे हो आप न्यूज में? रेयर अर्थ मेटल नहीं सुने? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो रे? ठीक है, अभी क्या हुआ था, चाइना जो है ना, जब अमेरिका ने उस पर टैरिफ टैरिफ गेम खेलना चालू किया, बीच में बड़ा पंगा हो गया था आज से 3-4 महीने पहले, ध्यान है? तो अमेरिका ने चाइना पे भारी, इंडिया पे भारी टैरिफ लगा दिए। तो चाइना ने कैसे रिटेलिएट किया? चल ठीक है, मैं भी आपको रेयर अर्थ मेटल सप्लाई नहीं करूंगा। अब रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं, जो कि जिनको निकालने के लिए बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस होती है ये, ठीक है, उसके बिना न तो मिसाइल्स बन सकती हैं, उसके बिना न तो गाड़ियों की और माइक्रो प्रोसेसर्स की चिप्स बन सकती हैं,
उसके बिना कुछ भी प्रैक्टिकली आज के टाइम में कंप्यूटर्स बन सकते हैं, लैपटॉप बन सकते हैं, कुछ नहीं बन सकता। रेयर अर्थ मेटल बना के देना ही, सप्लाई करना ही बोला, हम भी नहीं करेंगे, जाओ करना है जो कर लो। ठीक है सर, ओके सर। तो अब अपन सेम एग्जांपल लेते हैं, वाई को एक्स को रेयर अर्थ मेटल सप्लाई करने थे। ठीक है सर, ये इतनी इंपॉर्टेंस के होते हैं। एक्स ने साथ में ये भी बोला, यदि तूने मेरे को निश्चित तारीख पे रेयर अर्थ मेटल सप्लाई नहीं किया तो तू मेरे को 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी, 2 करोड़ रुपए के डैमेजेस पे करेगा। ओके सर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइज को देखते हुए ये बिल्कुल वाजिब थे, तो क्या मैं इन्हें लिक्विडेटेड डैमेजेस बोल सकता हूँ? पहले से डिसाइड कर लिया, डैमेजेस के चैप्टर में पढ़ा था ना, यदि पहले से डिसाइड कर लेते हो अमाउंट को कर सकते हो। हाँ सर, या तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होगी या वो पेनल्टी होगी। पेनल्टी यदि कॉन्ट्रैक्ट के साइज को देखते हुए वो सही नहीं लग रही है, कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपए का और नुकसान 2 करोड़ का, ना ना ना, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस बिल्कुल सही माने जाते हैं और वो वसूल किए जा सकते हैं। तो 2 करोड़ रुपए का डैमेजेस पे करो। वाई ने इंश्योरेंस कंपनी से खुद को इंडेमनिफाई करा लिया, किसी कारणवश मेरी ड्रिलिंग प्रोसेस में पूरी नहीं हो पाए या रेयर अर्थ मिनरल्स में निकाल के और उसको कर नहीं पाऊं, कोई कारणवश मैं यहाँ से नहीं दे पाऊं, तो मैं आपको प्रीमियम पे करता हूँ, यू मेक गुड माई लॉस ऑफ ₹2 करोड़। इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया, ऐसी एक पॉलिसी उसको बेच दी। ठीक है सर, तो अब आया टाइम सर, 2 करोड़ रुपए तक की इसने इंश्योरेंस, 2 या 2.5 करोड़ रुपए तक की इसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली आगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं टाइमली नहीं सप्लाई कर पाऊं तो। ठीक है सर, टाइम आया और वही हुआ जिसका डर था। मिस्टर वाई जो है वो एक्स को रेयर अर्थ मेटल सप्लाई टाइमली नहीं कर पाए। इसने इसने क्या है, 2 करोड़ रुपए का तो इस पे जुर्माना लगा, वही लिक्विडेटेड डैमेजेस डिमांड किए। सर इसके अलावा भी तो वाई का खर्चा हो रहा है। क्या खर्चा हो रहा है कि सर इसको कोर्ट में जो भी सूट वगैरह फाइल हो गए थे उसके लिए वकील वगैरह अपॉइंट करना पड़ गया, कोर्ट फीस पे करनी पड़ गई, तो सर कॉस्ट जो है वो लग रही है इसके, कॉस्ट जो है वो लग रही है इसके। ठीक है, और या फिर ऐसा भी तो हो सकता है उसने 2 करोड़ रुपए बढ़ने की बजाय कि अपन कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो 1.75 में मैं आपको इमीडिएटली दे देता हूँ, नहीं तो आप 10 साल लड़ते रहना, आपको कोर्ट में फिर 10 साल बाद 2 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके इसने या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है सर, तो सर इंडेमनिफिकेशन में इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट होते हैं कि सर वो डैमेजेस भी, उस जो उसने 2 करोड़ की पॉलिसी ली है उसमें वो डैमेजेस भी डिमांड कर सकता है, उस केस को लड़ने में जो कॉस्ट है वो भी डिमांड कर सकता है, और कॉम्प्रोमाइज का कोई अमाउंट है तो वो भी डिमांड कर सकता है। जितने रुपए की पॉलिसी लिए उस रुपए के दायरे के अंदर अंदर ये सारे अमाउंट डिमांड कर सकता है। कॉम्प्रोमाइज का कोई किया है तो वो कॉस्ट का या फिर कोई डैमेजेस पे करने पड़े हैं तो वो। क्या ये बात समझ में आई? दीज आर द राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। उसको इंडेमनिटी होल्डर जो है उसको यदि किसी ने केस ठोका है उसके ऊपर, तो वो क्या क्या मांग सकता है कि सर ये तीनों मांग सकता है, प्रोवाइडेड अपने दायरे में, सर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। सर जितना रुपए का लिया है, उस जितनी अथॉरिटी है मांगने की, उसके अंदर अंदर ये तीनों। ऐसा नहीं बोल सकता कोई कि तेरे को डैमेज तो 1.7, तूने कॉम्प्रोमाइज तो 1.75 करोड़ का ही किया है, तो भले ही तूने 2 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, हमें एक्स्ट्रा क्यों दे? हाँ, वकीलों की कॉस्ट, कोर्ट की कॉस्ट, और कोई डैमेज हुआ है वो भी सब कवर कर सकता है उस दायरे के 2 करोड़ के अंदर। समझ में आया? राइट ऑफ, इस पे क्वेश्चन आता है, आ सकता है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यू? कि सर ये तीनों वो अपने स्कोप ऑफ अथॉरिटी में डिमांड कर सकता है। क्लियर हुआ? बोलिए यस और नो। क्लियर हुआ एवरीवन? क्लियर हुआ? यस सर। कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिफायर्स लाइबिलिटी, कि सर इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी कब स्टार्ट होती है? सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लो, फिर इसको पढ़ते हैं।